वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को पता होगा कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू हो गया पेपर 2 का, और ये 20 अप्रैल को शुरू हुआ था और इसमें टोटल 10 टेस्ट पेपर्स हैं और हर टेस्ट पेपर के साथ आपको मॉडल आंसर मिल रहे हैं। फर्स्ट सेकंड टेस्ट पेपर रिलीज़ हो गया है और इसके मॉडल आंसर्स भी अवेलेबल हैं। आप लोग कभी भी कोई भी टेस्ट पेपर कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं जिस दिन मैंने रिलीज़ किया उसी दिन आपको टेस्ट पेपर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज टेस्ट पेपर अगर रिलीज़ किया है तो आप 10 दिन बाद भी खरीद सकते हो या 1 महीने बाद भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात आंसर सबमिशन की, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपने आज टेस्ट पेपर खरीदा है तो आप उसको 1 महीने बाद भी सबमिट कर सकते हो, 2 महीने बाद भी सबमिट कर सकते हो, मगर एग्जाम के पहले पहले आपको सबमिट कर लेना चाहिए। टेस्ट पेपर 3 मैंने रिलीज कर दिया है, मगर इसका आंसर नहीं रिलीज किया, सिर्फ क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है। और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ 3rd टेस्ट पेपर का। ये 3rd टेस्ट पेपर का मैं क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ। जब तक आंसर मैं इसका रिलीज ना करूँ, 10 दिन बाद रिलीज करूँगी, तब तक आप लोग इस पर खुद से आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश करो। फाइन। इस वीडियो में मैं खुशवीर के आंसर डिस्कस करूँगी। खुशवीर राजस्थान का है, इसने अभी तक 2 टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर लिए हैं और वो 3rd टेस्ट पेपर भी अटेम्प्ट करेगा। तो आप देखिए, इसको फर्स्ट टेस्ट पेपर में 33 आया था। ओके, एस्से 6, आर्गुमेंट 1, रिपोर्ट 7, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 3। एक्चुअली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में इसको 9 आया है और प्रेसी में इसको 3 आया है, इस तरह से है। और इसको टोटल 33 आए थे। मैंने इसको फीडबैक में लिखा, यू डिजर्व 70+, आफ्टर एनालाइजिंग द फीडबैक टॉक टू मी ऑन फोन। तो वाकई में इसके आंसर्स पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको ये डिजर्व करता है, अच्छे स्कोर डिजर्व करता है। कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम थी, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको फर्स्ट टेस्ट पेपर में अच्छा खासा फीडबैक दिया है और कहीं कहीं मैंने उसको गुड लिखा है। हालांकि इसको एस्से में बहुत कम आए हैं फर्स्ट टेस्ट पेपर में, आप देखोगे, मगर कुछ पॉइंट्स थे जो इसने बहुत अच्छे लिखे थे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, नो कंटेंट इन दिस पेज। आप ये सोचिए, ये क्वेश्चन है आयुर्वेदा पर और इसने आयुर्वेदा से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं की है, इसीलिए मैंने लिखा नो कंटेंट इन दिस पेज। फाइन। तो हालांकि मैं फर्स्ट टेस्ट पेपर के बारे में इतना मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट पेपर में इसको बहुत कम आए हैं, इस पर बात करने से कोई मतलब नहीं है। मगर किस तरह से इसने इम्प्रूव किया है, अब जैसे इसको आर्गुमेंट में 0 आए हैं, तो किस तरह से इसने इम्प्रूव किया है और कितने स्कोर उसको सेकेंड टेस्ट पेपर में आए हैं, तो वो मैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। ये है खुशवीर का सेकेंड टेस्ट पेपर। अब इसको 50 आए हैं, आप देख रहे हैं 34 से सीधे 50 तक इसको आ गए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी है आपका आंसर्स इवैल्यूएट होना। सिंपली जो रेडीमेड आंसर्स आपको मिल रहे हैं उसको पढ़ने से आपको अपनी कमियां नहीं पता चलेगी। अब मैं खुशवीर का आंसर डिस्कस कर रही हूँ। पहला है, एडल्ट्रेटेड फूड अनदर शॉट इन द आर्म ऑफ एंश्योरिंग न्यूट्रिशियस फूड। तो इसके पूरे कंटेंट में इसने न्यूट्रिशियस फूड के बारे में कुछ बात नहीं की है, इसीलिए मैंने फीडबैक में लिखा, मिसिंग इन योर कंटेंट न्यूट्रिशियस फूड, दिस कंपोनेंट नीडेड अ मेंशन इन इंट्रो एंड कंक्लूजन। ओके, तो यानी इसने पूरे अपने कंटेंट में न्यूट्रिशियस फूड बात ही नहीं की है। न्यूट्रिशियस फूड आपका जनरल कंपोनेंट है, माइनर कंपोनेंट है, जो कम से कम इंट्रोडक्शन में इसका मेंशन होना चाहिए था और कंक्लूजन में तो सारे की कंपोनेंट्स को हम लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर इसने जो इंट्रो शुरू किया है, वो इसने एक बैलेंस्ड फूड से इंट्रो शुरू किया है, हेल्दी लाइफ से शुरू किया इंट्रो। और जो हमारा डिजिटल इकोनॉमी आ रहा है, जो डिजिटल एरा है, उसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, हमारे पास टाइम कम है, उसकी वजह से हम एडल्ट्रेटेड फूड कंज्यूम करने लग गए हैं। इस तरह से वो हेल्दी लाइफस्टाइल से लेकर वो एडल्ट्रेटेड फूड तक आ गया है। अब यहाँ पर इसने ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया, एडल्ट्रेटेड फूड। ओके,
अब देख रहे हैं ये है ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज कर दिया, मगर अब देखोगे इसने क्या गड़बड़ की, यहाँ पर एडल्ट्रेटेड फूड तक आ गया है, मगर अब इसको बता देना चाहिए था एडल्ट्रेटेड फूड के बारे में, राइट। पैरा चेंज करके अब एडल्ट्रेटेड फूड के बारे में इसको बात करनी चाहिए थी, मगर इसने क्या किया, गिग इकोनॉमी के बारे में बात करने लग गया। तो ये तो जरूरत ही नहीं थी। मैंने लिखा डिवोट अ सेपरेट पैरा, यानी गिग इकोनॉमी की वजह से एडल्ट्रेशन में बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए तो अलग पैराग्राफ लाओ ना। जब हम एडल्ट्रेटेड फूड के बारे में इलैबोरेटली डील करेंगे मेन बॉडी में, तो कॉज क्या है एडल्ट्रेशन का, तो ये गिग इकोनॉमी अगर कॉज है तो उसका एक अलग पैराग्राफ होना चाहिए था, मगर इसने क्या किया, इंट्रोडक्शन में ही इसने इसके बारे में बता दिया, इसीलिए मैंने लिखा डिवोट सेपरेट पैरा। अब जैसे इसने एडल्ट्रेटेड फूड के बारे में बात किया, तो उसको नेक्स्ट पैरा चेंज करके उसको बात करनी चाहिए थी कि ये जो कंजम्पशन हो रहा है एडल्ट्रेटेड फूड, वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, तो इसने यहाँ पर शुरू किया। उसने इसको बीच में गिग इकोनॉमी के बारे में लाना ही नहीं चाहिए था, फाइन। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने लिखा है कि आजकल लोग टेस्ट पर ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए, तो ये सारे हार्मफुल कंपोनेंट्स जो है वो हमारे बॉडी पार्ट को इफेक्ट करते हैं और बहुत डिजीजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसने लिखी, सब कुछ सही था, मगर एविडेंस नहीं है। आपको लिखना चाहिए था ना कि कौन से फूड को एडल्ट्रेट किया गया है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ रिलेटेड, ये चीज़ इसको लिखनी चाहिए थी, जो कि मिसिंग है, इसीलिए मैंने लिखा एविडेंस इज मिसिंग। उसके बाद यहाँ पर इसने लिखा है the producer of the adulterated food want to make maximum profit, so they compromise with the quality and follow the corrupt practices like using expired and used food items। इसमें भी evidence missing है, तो इसके बारे में भी बताना चाहिए था इसको। पतंजलि भी एडल्ट्रेटेड होता है, तो इसके बारे में बता सकते थे, एविडेंस दे सकते थे, मगर इसने एविडेंस नहीं दिया। एडल्ट्रेटेड फूड्स का इफेक्ट क्या है ये इसने बताया है, तो हमारा जो वर्क फोर्स है अगर उसका हेल्थ सही नहीं होगा तो हमारे नेशन के डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ेगा, इसने ये बता दिया। अब फिर इसने यहाँ पे एक सोल्यूशन दे दिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे ये सोल्यूशन दे रहा है कि गवर्नमेंट को क्या मेजर लेकर आने चाहिए, इस तरह से इसने कंक्लूड कर दिया है, फाइन। तो मैंने लिखा है कंटेंट इज रेलिवेंट बट लैक्स एविडेंस, इट इज़ टू शॉर्ट, और ये मुझे लगता है 250 वर्ड्स में इसने ख़त्म कर दिया है। इसको 4 फिर भी मिले हैं। अब नेक्स्ट, एक्सट्रीम नेशनलिज्म इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सॉफ्ट फैसिज्म, ये क्वेश्चन है सेकेंड टेस्ट पेपर का। तो इसका जो इंट्रो है वो बहुत अच्छा है, और इसने बताया है कि नेशनलिज्म क्या होता है, और यही नेशनलिज्म हमें फ्रीडम मूवमेंट में देखने को मिला था, जिसकी वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिला। ये सारी चीज़ें इसने बताई। फिर इसने बताया कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एनी आइडियोलॉजी, आप देख रहे हैं, it is bad for society, it shatters the balance of society and history gives us lots of example, ठीक है, like Hitler in Germany, the dictatorship of North Korea, Islamic State Iran and Taliban। यहाँ तक सही था इसका इंट्रो। अब ये डेविएट हो रहा है, इसको तालिबान से इसने एंड किया है और ये लोग एक्सट्रीम नेशनलिज्म दिखा रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म से ही इसको शुरू करना चाहिए था अपना नेक्स्ट पैरा। तो इसने डेमोग्राफिक, सोसाइटी, अपोजिशन, डिसेंट, ये सबसे वो लिखकर ये सारी चीज़ें इसने मेंशन करके वो डेविएट हो गया है। तो इसको क्या करना चाहिए था, जब यहाँ पर इसने एक्सट्रीम के बारे में बात की है, आप देख रहे हैं, तो इसी से इसको नेक्स्ट पैरा शुरू करना चाहिए था। तो मैंने इस तरह से बताया कैसे शुरू करना है। सच एक्सट्रीम नेशनलिज्म इज एक्चुअली अ सॉफ्ट फैसिज्म, ऐसे इसको नेक्स्ट पैरा शुरू करना चाहिए था, जिससे इसका पूरा ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज हो जाएगा। इसको इलैबोरेट करना चाहिए, ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म क्या है। फिर वी कैन ऑब्जर्व इन द रीसेंट पास्ट दैट पीपल विद डिफरेंट ओपिनियन आर बीटन अप, आउटकास्टेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम by the ones who follow extreme nationalism. They are also tagged with anti-national and traitor. But the fact is that they are criticizing the government. अब ये जो है ये सही नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए उनको आउटकास्ट किया जा रहा है, ये तो सही नहीं है। इसको आप लोग एक्सट्रीम नेशनलिज्म, आप काउ विजिलेंट वाला ले सकते हैं, हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, ये सारी चीज़ें, आप राइट्स ले सकते हो, मगर ये क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट आपको नहीं लेना चाहिए था। फिर इसने लिखा, इफ पीपल आर नॉट टॉलरेटिंग एनी टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म दैट मीन्स वी आर लूजिंग आवर डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फैसिज्म, ये सही है।
फिर इसने लिखा इट हेल्प्स द रूलर टू डिक्टेट द पब्लिक इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म टू फुलफिल हिज पावर हंगर, इट हैपेंड इन द हिस्ट्री मल्टीपल टाइम्स, मगर इसने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। तो जब आप इस तरह से स्टेटमेंट देते हो तो आपको एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। फिर से वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में आ गया। एक्सट्रीम नेशनलिज्म ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जिबिट करें बाय क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, मगर ये बार बार गवर्नमेंट पे आ रहा है जिसकी वजह से ये गलत है, इसलिए इसको 3 मिला है। तो मैंने लिखा है समवेयर यू आर डिबेटिंग टू शॉर्ट और क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट इज नॉट द एक्सट्रीम नेशनलिज्म या फैसिज्म, तो इसलिए मैंने लिखा डू नॉट गेट इनटू दिस एसे इज नॉट बैड बट यू कुड हैव रिटन इट इफेक्टिवली। अब नेक्स्ट में है इंडिया रूरल इकोनॉमी कैन रेजिस्ट द टाइड बट कांट स्टीयर द बोट। इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है, कोई भी इकोनॉमी में मिसहैप होता है या इकोनॉमी का डाउनटर्न होता है तो उसको वो सह सकती है रूरल इकोनॉमी, मगर इकोनॉमी को एज सच नेशंस इकोनॉमी को लीड नहीं कर सकती है। स्टीयर द बोट मतलब लीड करना, ये है इस ऐसे क्वेश्चन का मतलब। तो इसने यहाँ पर शुरू किया है लॉकडाउन से, कि जब लॉकडाउन हुआ था तो रूरल इकोनॉमी है वो अपना आराम से, लॉकडाउन से उसको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ था और उसका जो प्रोडक्शन था वो वैसे ही चल रहा था। तो फिर मगर इसने लिखा बट इन रियलिटी द विलेज कैन रेजिस्ट द टाइड बट कांट स्टीयर द बोट। इसने एज इट इज ऐसे क्वेश्चन ले लिया मगर इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि विलेज दो सक्सेसफुल इन विथस्टैंडिंग द ऑनस्लॉट्स ऑफ पेंडेमिक बट देयर इज a little chance of them to lead the nation's economy to top, to great heights, ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट पैरा में आपको ये चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए थी। फिर सेकेंड पैरा में आपको इस तरह से लिखना चाहिए थी, जैसे आप बता रहे हो फर्स्ट पैरा के एंड में कि रूरल इकोनॉमी नेशन को लीड नहीं कर सकता, नेशन के इकोनॉमी को लीड नहीं कर सकता। तो सेकेंड पैरा में आपको लिखना चाहिए था द प्राइमरी रीजन इज, इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं नेशन के इकोनॉमी को लीड कर सकता है। रीजन क्या है, फार्मिंग इज नॉट कंसिडर्ड अ ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन। और फिर यहाँ पर आपको ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन के बारे में, जो फार्मिंग है उसके बारे में बताना था। द फार्मिंग इज ऑल्सो नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट द वे माइग्रेशन इज हैपनिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। इसके बारे में लिख दिया कि माइग्रेशन हो रहा है, इसी की वजह से रूरल इकोनॉमी लीड नहीं कर सकता है क्योंकि लोग विलेज से अर्बन की तरफ, अर्बन रीजन की तरफ भाग रहे हैं। फार्मिंग जो है वो मॉनसून पर डिपेंडेंट है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। तो रूरल इकोनॉमी डिपेंडेंट है फार्मिंग पे, मगर फार्मिंग लुक्रेटिव नहीं है। फिर माइग्रेशन भी हो रहा है और फार्मिंग डिपेंड करता है अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून पर। तो ये सारे रीज़न की वजह से रूरल इकोनॉमी लीड नहीं कर सकता है। तो इसने बहुत अच्छे से लिखा है। फिर इसने विलेज में और भी कई छोटे छोटे बिजनेसेस चलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज चलती है, मगर वो डिपेंडेंट है अर्बन रीजन पर, ये चीज़ इसने लिखी है। सो द रूरल इंडिया डज नॉट हैव द वेल डेवलप्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर साथ में इसने लिखा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है रूरल इंडिया में, तो इसकी वजह से भी वो इकोनॉमी को लीड नहीं कर सकता है। इसने बहुत अच्छा इसमें कंटेंट दिया है। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज प्ले अ की रोल इन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री बट दीज एक्टिविटीज आर मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द अर्बन सेंटर्स, रूरल सेंटर्स में नहीं है। फिर उसके बाद इसने रूरल इकोनॉमी का इसने फिर इस तरह से कंक्लूड कर दिया, रूरल इकोनॉमी कैन हेल्प टू केटर द इकोनॉमिक शॉक बट फॉर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वी नीड टू डेवलप आवर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. The medium and small business should be developed and organized. Village should be connected with the digital platform to bring it to digital economy. Good content, but falling short of word limit. इसलिए इसको 8 मिला है, वरना इसको 10 भी मिल सकता था अगर इसने करीब 300 वर्ड्स में लिख दिए होते। इसने बहुत छोटा लिखा है, आप देख सकते हो। इस छोटे से ऐसे में भी इसने बहुत अच्छा कंटेंट दे दिया है। स्पोर्ट्स एरेना इन इंडिया नीड अटेंशन, ये है नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन। और इसने ओलंपिक हैज़ बिकम अ न्यू एरेना वेयर कंट्री शो देयर स्ट्रेंथ एंड पावर, ये बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि इंडिया जो है वो स्पोर्ट्स में कहीं पर लैक कर रहा है, तो आप ओलंपिक से न शुरू करके, मतलब लैक कर रहा है वो हमें कैसे पता चल रहा है? ओलंपिक्स में हमारे पास मेडल्स कम हैं, बहुत ज़्यादा ही कम है, इससे हमें पता चल रहा है। तो इसलिए ओलंपिक से शुरू करना ये सही, मतलब मुझे नहीं लगता ये सही चॉइस है। फिर इसने ये पैरा एंड किया है, इट सिंबलाइज दैट वी नीड टू डू लॉट्स ऑफ वर्क इन आवर स्पोर्ट्स एरेना टू ब्रिंग द हिडन टैलेंट आउट. टीन एज इज द मोस्ट क्रूशियल एज. अब आप देखिए
फर्स्ट पैरा का लास्ट लाइन और सेकेंड पैरा का फर्स्ट लाइन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आप सोल्यूशन देना शुरू कर दिए, यू आर गिविंग सोल्यूशन। फर्स्ट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम बताना पड़ेगा ना कि हाँ स्पोर्ट्स में हम लैक कर रहे हैं, तो कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि इंडिया स्पोर्ट्स में लैक कर रहा है? तो आप बताओ ओलंपिक्स में मेडल्स कम जीता गया है, स्कूल में भी स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, स्पोर्ट्स को प्रोफेशन भी नहीं माना जाता है इंडिया में। तो ये जो चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वाकई इंडिया लैक करता है स्पोर्ट्स में। इसको जस्टिफाई किए बिना आप सोल्यूशन के बारे में बात ही नहीं कर सकते हो। मगर यहाँ पर इसने सोल्यूशन के बारे में बात कर दी। स्पोर्ट्स शुड नॉट बी एनी मीडियम टू गेट अ जॉब इन रेलवे एंड पुलिस, इट शुड ब्रिंग द स्पोर्ट्समैन टू इंटरनेशनल लेवल। अभी से ये सजेशन बताना शुरू कर दिया, मगर इसने कहीं पे प्रॉब्लम नहीं बताई। ये सबसे बड़ी यही इस ऐसे में मुझे दिक्कत लग रही है। और शॉर्ट तो खैर है ही, डिसऑर्गेनाइज बट रेलिवेंट कंटेंट, रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड लिमिट, इसलिए इसको 3 मिला है इसमें। अब नेक्स्ट है, इट इज हाई टाइम टू रिकॉग्नाइज राइट टू वर्क इन इंडिया। अब इसने जो लिखा है, रैपिडली चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, डिमांड, लॉज एंड, ये सब आर्गुमेंट में नहीं लिखा जाता। आर्गुमेंट का जो इंट्रोडक्शन होता है वो एकदम शॉर्ट होता है, टू द पॉइंट होता है। आप जो क्वेश्चन है उसी से शुरू करो, बस साइड्स नहीं लेने हैं। राइट टू वर्क डिफाइंस अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इन इंडियन अथॉरिटी, बस ये आप लिख सकते हो, काफ़ी है। ये सारी भूमिका नहीं बांधनी होती आर्गुमेंट के इंट्रोडक्शन में। अब इसमें इसने राइट टू वर्क हेल्प्स टू स्पीड अप द डेवलपमेंट, हाउ, कैसे। अब यहाँ पर खुशवी डेवलपमेंट की बात कर रहा है और यहाँ पर फिर ओल्ड एम्प्लॉयमेंट लॉस के बारे में बात करना शुरू कर दिया, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है, आप जो आर्गुमेंट में एक पॉइंट में जिसके बारे में बात कर रहे हो उसको अच्छे से इलैबोरेट करो, आप उसी में दूसरी बातें मत करना शुरू करो। फिर इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू हायर द टैलेंट फ्रॉम अदर नेशन एंड विल क्रिएट द वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन रिसर्च, चलो ये ठीक है। फिर अगेंस्ट में इसने लिखा है, द माइटी बिजनेस विल यूज द लॉज टू एक्सप्लॉइट द एम्प्लॉयर एंड आवर लेंदी जस्टिस प्रोसेस विल रेस्ट्रिक्ट देम टू मूव टू कोर्ट एंड लीगल प्रोसेस। अब हाउ, कैसे, मतलब कि एक्सप्लॉइट करेगा एम्प्लॉय को, ये कैसे, आपको इलैबोरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर यंगस्टर विल लूज देयर जॉब अपॉर्चुनिटी ड्यू टू एक्सटर्नल हायरिंग, इट ऑल्सो अफेक्ट कंपनसेशन पेड बाय, यहाँ पर ये राइट टू वर्क के बारे में बात ही नहीं कर रहा है और मैंने इसको इसलिए 1 दिया, नॉट मच कंटेंट। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट क्वेश्चन है, मैरिज एज फॉर वुमेन इन इंडिया शुड बी इंक्रीज टू 21 ईयर्स। अब ये मैरिज के बारे में खुशी बताने लगा। मैरिज इज की प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, गवर्नमेंट मेक्स सम लीगल फ्रेमवर्क व्हिच कीप्स द ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ मैरिज। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बताओ गवर्नमेंट क्या मेजर ले रहा है। इस गवर्नमेंट का ये जो मेजर है कि 21 ईयर्स रेस करना है, इसके बारे में आप बस बता दो, फैक्ट बताओ। ये भूमिका नहीं बांधनी चाहिए इंट्रोडक्शन में। फॉर में इसने लिखा है, इट विल प्रोवाइड अ लीगल सपोर्ट टू गर्ल अगेंस्ट फोर्स्ड मैरिज डन बाय देयर फैमिली एट द एज ऑफ 18, इट विल बाइंड द सोसाइटी एंड फैमिली विद इन लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है ये। फिर इट विल इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन हायर एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये भी सही है। अब जो लड़कियां हैं उनको पास ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, ओके। और फिर इसने लिखा, इट विल मेक गर्ल्स मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंसर्न, द 3 extra years will expose them to higher education। तो ये हायर एजुकेशन की बात कर रहे हो तो ये दोनों मर्ज हो जाना चाहिए था, 2 and 3, इसलिए मैंने यहाँ पे मर्ज लिखा है। अगेंस्ट में इसने लिखा, इट इंक्रीजेज द केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये तो एकदम सही है। और फिर इट विल डिस्टर्ब द सोशल स्ट्रक्चर एंड विल डिले द मैरिज एज ऑफ मेन ऑल्सो, ये भी एकदम सही है। अब देखिए कंक्लूजन इसका बहुत अच्छा नहीं है और यहाँ पर मैंने इसको 3 दिया है क्योंकि कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं वैसे और कहीं पे तो रेपिटेशन हो ही रहा है। अटैक ऑन जर्नलिस्ट इन इंडिया, दिल्ली 30 अप्रैल, TH लिखना जरूरी है। तो सीधे इसने फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसने बता दिया कि जर्नलिस्ट पे अटैक होते हैं और इसने यहाँ पर एविडेंस भी दे दिया। फिर यहाँ पर इसने गौरी लंकेश के बारे में बताया, फिर बताया कि भाई ये मीडिया 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। फिर द नंबर ऑफ एफआईआर फाइल्ड बाय जर्नलिस्ट अगेंस्ट डेथ इंक्रीज्ड विद अ ग्रेट मार्जिन। फिर यहाँ पे इसने पूरा जर्नलिस्ट को किस तरह से ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया में, ये भी बता दिया। और फिर लास्ट में इसने मिनिस्ट्री किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है ये बताया इसने। तो बहुत अच्छा इसने ये रिपोर्ट का कंटेंट दिया है, इसलिए इसको 6 आए हैं। फिर रोल ऑफ CAPA पर्सोनल ड्यूरिंग पेंडेमिक,
तो इसे सीधे लिख दिया, होम मिनिस्ट्री रिसेंटली अप्रिशिएटेड द वर्क ऑफ CAPF personnel ड्यूरिंग पेंडेमिक. ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन ऑल द 5 ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटेड विद लोकल फोर्सेस to restrict the movement of public so that the spread of corona can be controlled. तो इस तरह से सीधे इसने हिट किया है क्वेश्चन को, और हिट करना भी है. रिपोर्ट में हम सीधे हिट करते हैं क्वेश्चन को. इसने लिखा व्हेन लॉकडाउन हैपेंड 2 states, इसने नाम ही नहीं दिया कौन सा स्टेट्स है, वर एट लास्ट फेज ऑफ देयर लोकल इलेक्शन. तो यहाँ लोकल इलेक्शन में पेंडेमिक के समय किस तरह से CAPF के जो जवान हैं किस तरह से अपना रोल प्ले किए हैं, ये इसने बताया. In the first phase of vaccination, they were vaccinated with their family. Now they are serving again in front line. अब सेकेंड वेव आया है कोरोना का, तो उसको ये बताना चाहिए था. कंटेंट सही है मगर इसने सेकेंड वेव का जिक्र नहीं किया है, इसलिए इसको 3 मिले हैं. ये इसका प्रेसी है, तो प्रेसी इसने अच्छा लिखा है, अर्थक्वेक पर था प्रेसी. और मैंने यहाँ पर स्टार मार्क दिया है, ये एक्स्ट्रिक है कि ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है ये दोनों एक साथ होना चाहिए था, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पर साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट पिन पॉइंट लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक. अब ये जो साइंटिस्ट वाला इसने लाइन लिखा है, ये सोल्यूशन है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम पूरा बता दो. ये यहाँ पर भी प्रॉब्लम बता रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट द पावर ऑफ अर्थक्वेक बाय ह्यूमन मीन्स, बट इट इज़ पॉसिबल दैट सम टाइम इन द नियर फ्यूचर मैनकाइंड विल हैव डिस्कवर्ड अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम अर्थक्वेक. फिर साइंटिस्ट के बारे में लिखो कि साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, राइट. गुड, एक्सीडेड द वर्ड लिमिट. ये जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है मैंने साफ बताया है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए बस उसका आंसर करो. कुछ एक्स्ट्रा लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स कटेगा. तो देखिए इसने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको 2 आए हैं. जब इसने एकदम सही एकदम एग्जैक्ट आंसर लिखा है, इसको अच्छे मार्क्स मिल गए, 3 मिल गए इसमें. वाई डू एजुकेशनिस्ट कंसिडर फिलोसफी वीक एंड वुडली फील्ड? एजुकेशनिस्ट कंसिडर philosophy a weak and woodly field because it is too far from practical application of the real world to be useful. एकदम प्रिसाइज लिखा है, इसलिए इसको 3 मिले हैं. तो जहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है उसके एक्स्ट्रा मार्क्स कटे. अब देखिए यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा लिखा तो एक्स्ट्रा मार्क्स कट गए इसके. ये तो कोई आंसर ही नहीं है, इसलिए इसको इसमें 0 मिले. फिर मैंने लिखा है स्टार्ट योर आंसर विद अ क्वेश्चन लाइन. क्वेश्चन लाइन से शुरू करो. व्हाई डिड एक्विनास प्रपोज अ मॉडल ऑफ एजुकेशन? एक्विनास प्रपोज अ मॉडल ऑफ एजुकेशन. इस तरह से आंसर लाइन से शुरू करेंगे तो बेटर रहेगा. अब इसका ग्रामर है, तो ग्रामर में आप देख रहे हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका ग्रामर वीक है. तो ग्रामर को इसको सही करना पड़ेगा, तब जाके आराम से इसको 80+ आ सकता है अगर ये कोशिश करे तो. एक स्टूडेंट है दीपक, उसका मैं ग्रामर का आपको आंसर दिखाती हूँ. ये किस तरह से मार्क्स लूज किया ये आपको पता होना चाहिए. ये दीपक है. ग्रामर का क्वेश्चन 6D, फिल इन द ब्लैंक्स. इस फिल इन द ब्लैंक्स में इसको पूरा 5 मिलता. 5 क्वेश्चन है, पूरा 5 मिलता, मगर उसको नहीं मिले, इसको 2 मिले. क्यों? क्योंकि जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें प्रेपोजिशन फिल करना था, और प्रेपोजिशन का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए था. बिटवीन में B कैपिटल, गए मार्क्स. फॉर में F कैपिटल, गए मार्क्स. इनटू में I कैपिटल, गए मार्क्स. जबकि ये सारा सही है, मगर इसने कैपिटल लेटर यूज़ किया जहाँ स्मॉल लेटर यूज़ करना था, इसलिए इसको इसमें मार्क्स नहीं मिले हैं. अब आप ये वाला देखते हैं. इसमें इंस्ट्रक्शन है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली. डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड. कहीं पर इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया है कि आपको वर्ड का मतलब भी बताना है, मगर देखिए इसने मतलब बताया. अकॉर्ड अग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज. जब मतलब बताने का लिखा ही नहीं है इंस्ट्रक्शन में, अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि गिव मीनिंग, तब तो आप मीनिंग देते, मगर यहाँ पर गिव मीनिंग दिया ही नहीं है. देखिए यहाँ पर वो मीनिंग दे रहा है. अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आई हैव कॉल्ड हिम अप, सप्लाई द क्वेश्चन टैग. जो इसने क्वेश्चन टैग दिया है ये एकदम सही है, मगर फिर भी इसको मैंने मार्क्स नहीं दिया है. रीज़न ये है कि लिखा हुआ है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको सेंटेंस को री राइट करना है, यानी कहने का मतलब आई हैव कॉल्ड हिम अप, ये पूरा लिखोगे, फिर ब्लैंक दोगे, फिर हैवंट आई लिखना था. और इसमें ये आप देखिए डैश देने का ज़रूरत था, इसने डैश भी दिया है. तो इससे मार्क्स कटते हैं आपके, यानी आपको आ रहा है क्वेश्चन, आपने आंसर भी सही लिखा, फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं. अब देखिए आई हैव कॉल्ड हिम अप में इसने क्वेश्चन कॉपी किया है, और इसमें भी देखिए H कैपिटल है. बताइए कैसे मार्क्स मिलेगा. इस कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप की वजह से इसके मार्क्स बहुत कटे. इसको ग्रामर में 14 आया है. इसने बहुत अच्छा लिखा है, मगर कैपिटल लेटर की वजह से इसके मार्क्स गए हैं.